प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के सरयू पुस्तक का 11वां पाठ सुमित्रा नंदन पंत का अध्ययन करेंगे। मैंने पहले आपको पीडीएफ भेज दिया है। अब देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के गांव कोसानी में हुआ था। बचपन में ही उनकी माताजी का देहांत हो गया, अतः ममत्व का अभाव रहा और इस ममत्व की पूर्ति के लिए वह अल्मोड़ा की हरी भरी वादियों में घूमते रहे और वहाँ पर बहते हुए झरनों और उड़ते हुए पक्षियों, पर्वतों और हरे भरे पेड़ों को देखते रहे। उसी में उन्होंने अपनी ममत्व का एहसास किया और उन्होंने प्रकृति में ईश्वर का निवास माना। क्वींस कॉलेज से उन्होंने माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। 1921 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। आकाशवाणी में भी उन्होंने काम किया और अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा पंत जी को जीवन भर प्रभावित करती रही। उनकी लिखी हुई सबसे पहली कविता है 1916 में गिरजे का घंटा और इनकी लिखी हुई कविताओं को हम 4 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण है उच्छ्वास से लेकर गुंजन तक की कविताएं, जिसमें भाव और सौंदर्य का समावेश मिलता है। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन उनकी प्रमुख कविताएं मानी जाती हैं। दूसरे चरण में उन्होंने नए जीवन और युग परिवर्तन की धारा को पहचाना। इनकी दूसरी चरण की कविताओं में मार्क्सवाद और प्रगतिवाद का प्रभाव मिलता है। कहने के तात्पर्य उन्होंने मजदूर किसानों की बात को अपनी कविताओं में लिखा। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या इनकी दूसरे चरण की प्रमुख काव्य संग्रह माने जाते हैं। ग्राम्य कविता में उन्होंने ग्रामीण जीवन का सरल चित्र प्रस्तुत किया है। तीसरे चरण में उनका भावुक कवि मन प्रगतिवाद की कठोर धारा को सहन नहीं कर पाया और वो अपने प्रकृति की मूल आत्मा में वापस लौट आए। इन तीसरे चरण की रचनाओं में स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, अत्तिमा, उत्तरा आदि आते हैं। चौथे चरण में उन्होंने मानवतावाद की स्थापना करने का प्रयास किया है और उसमें कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन नामक महाकाव्य लिखे गए। तो यहाँ पर देखा जाए तो निराला और अगर पंत की रचनाओं की तुलना की जाए तो निराला एक विशेष दिशा की ओर अग्रसर है, लेकिन पंत की धारा अनिश्चित रही है और वो बंदी बंदाई लीक से हटकर भी उन्होंने रचनाएं करने का प्रयास किया। अगर हम पंत की कविताओं की विशेषताओं की ओर ध्यान दें तो सबसे पहले उन्होंने जो है शिल्प को ज़्यादा महत्व दिया है, अंत में भाव को। इनकी रचनाओं में प्रकृति की सुंदरता दृष्टिगोचर होती है और इसी कारण ये प्रकृति के चितेरे कवि कहे जाते हैं। और दूसरे चरण में उन्होंने प्रगतिवादी रचनाएं भी लिखी, लेकिन प्रकृति के ईश्वरीय भाव को उन्होंने कभी भी नहीं भूला। उनके काव्य में विषय और शैलीगत गतिशीलता विद्यमान रही है। साथ उन्होंने भौतिकतावाद और आध्यात्मवाद के समन्वय का भी प्रयास किया है। सबसे प्रमुख उनकी कविताओं में मानवतावाद की स्थापना करने का प्रयास किया है। इसके अलावा पंत जी ने बहुत पुरस्कार भी प्राप्त किए, जिसमें साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको प्राप्त हो चुका है। पद्म भूषण, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। अब हम देखते हैं पाठ परिचय। तो पाठ परिचय में पहला है अपना भारत माता। भारत माता इस पंत की 2 कविताओं लिया। पहला है भारत माता और दूसरा है धरती कितना देती है। हम पहली कविता का पाठ परिचय समझते हैं। तो पहली कविता भारत माता ग्राम्य नामक कविता संग्रह से ली गई है। कौन से कविता संग्रह से? ग्राम्य नामक कविता संग्रह से। इसमें स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण जीवन का बहुत ही वास्तविक चित्रण किया है और इस कविता में उन्होंने भारत माता को एक दरिद्र औरत के रूप में बताया है और उसके होठ सूखे हुए हैं, उनके जो कपड़े हैं वो मैले हैं, उसके होठ जो है कांप रहे हैं और
पद दलित है, कुंठित है, और ऐसे में वह अपने भारतवासियों से, अपने पुत्रों से, धरती पुत्रों से ये अपेक्षा करती है कि वह अपने पुरातन स्वर्णिम गौरव अतीत को पुनः याद करे और इस भारत माता को सोने की चिड़िया बनाने का पूरा प्रयास करे। कहने का तात्पर्य है कि भारत माता को उन्होंने प्रतीक रूप में ग्रामवासिनी बताया, यानी गांव में निवास करने वाली। चूंकि स्वतंत्रता से पूर्व पूरा भारत जो है गांव में ही निवास करता था, शहरों की संख्या बहुत कम है। हालांकि आज बहुत सारे बड़े बड़े शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी आ चुके हैं, लेकिन उस समय पूरा भारत ही गांवों में बसा हुआ था। इसलिए उन्होंने भारत माता को ग्रामवासिनी बताया, यानी गांव में निवास करने वाली, और भारत की दुर्दशा का चित्रण किया है। गंगा यमुना उसकी अश्रु धारा के रूप में बताया है, और वह मिट्टी की बनी एक उदास प्रतिमाएं, हरे भरे खेत, उसका मटमैला आंचल है, और वह बिल्कुल शांत तरीके से उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। उसकी 30 करोड़ जनता नग्न, पद दलित और भूखी हैं और समस्त अधिकारों से विहीन है। ऐसे में कवि ये आशा करता है कि वह भारत माता अर्थात ग्रामवासिनी, गांव में निवास करने वाले भारतीय वापस अपने पैरों पर खड़े होंगे और इस देश को आज़ादी दिलाएंगे। और साथ ही साथ वह भारतीयों को भी याद दिलाता है कि आप जो है, ये भारत जो है गीता का संदेश देने वाला है, सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाला है, और इन भारतवासियों ने अपने परिश्रम से इस धरती को स्वर्ण समान बताया है, पूरे संसार के अज्ञान का अंधकार दूर किया है, और इसलिए ये भारत माता जीवन का विकास करने वाली है। हमें इस भारत माता को उद्धार करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी कविता है धरती कितना देती है। तो इसमें ये जो कविता है ये पंत के भाग्यवादी दर्शन पर आधारित है, यानी कि भाग्य पर विश्वास करने पर आधारित है। लेकिन पंत ने ये नहीं कहा है कि हमें भाग्य पर विश्वास करना चाहिए। पंत जी ने इस कविता में संदेश दिया कि हमें परिश्रम करना चाहिए, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल बोएंगे। अतः हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें अच्छा फल प्राप्त होगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल प्राप्त होगा। और व्यक्ति को अपने स्वार्थ और लोभ के वशीभूत होकर कोई भी बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ इन भारतवासियों को ये प्रेरणा और संदेश दिया है कि हमें इस धरती पर मनुष्य को प्रेम, ममता, सक्षमता और मानवता के बीज बोने हैं। यानी कि एक रूप से अगर कहा जाए तो ये कविता जो है मानवता का संदेश भी देती है। अगर हम मेहनत करेंगे तो सुनहरी फसलें उगेगी और संसार में सुख सुविधा और प्रेमपूर्ण वातावरण उत्पन्न होगा। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। अगर हम जो है परमाणु बम को इस धरती पर फोड़ेंगे तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसी परमाणु ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो ये पूरा संसार जगमग हो जाएगा। यानी इस प्रकार के उदाहरण भी आप अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसमें दे सकते हैं।